हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, ये वाले जो सेशन है आपके स्पेशली रखे गए हैं। जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उसमें मैंने आपको स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, पीछे मैंने 1857 का रिवोल्ट है वो कवर किया है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन है वो कवर कर चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो चार्टर एक्ट हम करेंगे, जैसे 1853 का जो एक्ट है वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल के लिए जो आपका ऑफर था, जो जो कि पहले आपके लिए ऑफर आया था 9 नवंबर तक जो वैलिड था, वो 14 नवंबर तक वैलिड हो चुका था, ये मैंने आपको बताया था। तो ये इस चॉइस वाले जो ऑफर में क्या है, आपको क्रैक एट 20 कोड यूज करना है। इससे आपको 60% तक का ऑफर मिल रहा है। दिवाली के इस अवसर पर अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, जिसमें आपको पूरा जितने भी हरियाणा स्टेट के एग्जाम हैं सभी सभी के सब्सक्रिप्शन पे आपको 40% तक का ऑफ इसमें मिल रहा है, ठीक है। 60% तक का ऑफ आप इसमें मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, 60% तक का ऑफ इसमें आपको मिलेगा 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर तक का आपके ऑफर वैलिड है। आपको एक कोड यूज करना है, क्रैक एट 20। ये कोड है क्रैक एट 20, यानी क्रैक एट 20। ये आप कोड यूज करेंगे, ठीक है। ये कोड नोट कर लीजिए, क्रैक एट 20। इस कोड से आपको क्या है, 18% तक का ऑफ, 60% तक का ऑफ मिल रहा है। 14 नवंबर तक का ऑफर ये वैलिड है, ठीक है। 60%, पूरा 60% ऑफ आपको इसमें मिल रहा है। सभी जितने भी आपके बैचेज चल रहे हैं, आपका हरियाणा पुलिस का आपका बैच लाइव स्टार्ट होने वाला है, योग्यता बैच हमारा, बुनियाद एनसीईआरटी बैच आपका ऑलरेडी लाइव आपका चल रहा है, साथ ही साथ एचसेट का बैच आपका चल रहा है, दिल्ली पुलिस का आपका चल रहा है, ठीक है। तो सभी बैचेस पे आपको 6 मंथ का आपको मिलेगा 2999 में, ठीक है। और जो 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन है, ये आपको मिल रहा है 3499 में, ठीक है। तो ये आप जान ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3,300 पर मंथ से भी कम ये आपको पड़ेगा। अब ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है अब तक का अनअकैडमी बा, ठीक है। तो कम से कम एक महीने के लिए आप 300, पूरे 300 तो आपके पैसे लग भी नहीं रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इससे आपको जितने भी आपके नेक्स्ट जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज की क्लास पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नर जनरल 1813 से लेकर 56 तक के मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले थे लॉर्ड जो हेस्टिंग थे, जो फ्रांसिस हेस्टिंग थे, 1813 से 53 तक रहे थे। उसके बाद एम हस्ट है। ये कुछ ऐसे हैं जिनके टाइम पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ घटनाएं नहीं हुई, तो इसी वजह से जो हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा था कौन, बेंटिक, 1828 से लेकर 35 तक ये रहे थे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड चीजें आप जरूर एक बार क्वेश्चंस इनके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद है मेलकाफ। मेलकाफ कब थे, 35 से 36 तक ये रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो थे 36 से 42 तक रहे। इनके टाइम पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें हुई नहीं है, तो इसी वजह से जो है हम इनको इनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं एलनबर्ग है, हार्डिंग है, या फिर डलहौजी है। इसमें इंपॉर्टेंट आपके डलहौजी है, जो कि 48 से 56 तक रहे थे। 1857 के जब विद्रोह मैंने आपको पढ़ाया, उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी कवर की थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लेकर आए थे। इन्होंने झांसी को, अवध को क्या है, कब्जा कर लिया था वहां पे। तो वो डलहौजी ही थे, 1848 से 56 तक ये रहे थे। और इसके बाद आए थे कैनिंग। इसके बाद आए कैनिंग, जो कि 1856 से और 57 तक ही रहे होंगे, ठीक है। एज ए गवर्नर जनरल तो ये सिर्फ 57 तक ही रहे। इसके बाद 57 के 1857 का विद्रोह हुआ, और उसके बाद जो इंडियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन है, वो पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था। तो बाद में गवर्नर जनरल की उपाधि से हटा के इनको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया था। गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया गया था, वो उपाधि ही खत्म कर दी गई थी। तो फिर कैनिंग क्या थे, वायसरॉय बन गए थे, ठीक है। क्या थे, वायसरॉय बन गए थे, ठीक है। चलिए
इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, बहुत बार ऐसी कंफ्यूजन होता है कि ड्यूक क्या है, प्रिंस क्या है, किंग क्या है, अर्ल क्या होता है, ये बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए देखिए, जो ये कुछ रैंक वाइज जो चीजें होती हैं कि ये सबसे छोटे रैंक के हैं, फिर इससे बड़े ऐसे रैंक वाइज सिस्टम है ये इनका, ठीक है। तो इसमें जो लोड जो बहुत से पूछते भी हैं मेरे से कि लोड क्यों लगाते हैं मैम। देखिए, लोड लगाने का ऐसे कोई वैलिड रीजन नहीं है। लोड यानी अपने आप को महान दर्शाने के लिए, अपने आप को इतना महान मानते थे, इसी वजह से अपने नाम के आगे लोड लगाते थे, अपने आप को भगवान मानने वाले लोग ये, ठीक है। चलिए, तो ये जो देखिए, ये कुछ रैंक के अकॉर्डिंग सबसे जो छोटे सबसे नीचे होते थे बैरन, फिर विकाउंट, फिर अर्ल, मॉक्यूज, और फिर ड्यूक। ड्यूक के बाद आते हैं प्रिंस, और प्रिंस के बाद आते हैं किंग, ठीक है। सबसे ऊपर हो गए कौन, किंग, किंग के बाद प्रिंस, प्रिंस के बाद ड्यूक, मार्क्यूज, फिर अर्ल, उसको विकाउंट और बैरन, ठीक है। तो ये क्या है, लेवल यानी रैंक के अकॉर्डिंग है। सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट जो रैंक होती है वो कौन है, किंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंग्लिश यानी जो ब्रिटिशर्स की जो रैंक वाइज सिस्टम होती थी वो है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। मेन मुद्दा क्या था हमारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है क्या, इसके बारे में कौन कौन से चेंजेस इसमें आए थे, ठीक है, वो चीजें आज हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या किया था, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ यानी इसमें क्या कर दिया गया था, देखिए सबसे पहले सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित इन्होंने करना यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो कंपनी यानी कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल हुआ करता था पहले। अब तक ब्रिटिशर्स तो 1857 के बाद आए हैं, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल हुआ करता था। तो इसी वजह से कंपनी के सबसे पहले हुआ करते थे 24 डायरेक्टर, जिनके अंडर में वो भारत का प्रशासन है, भारत का जो राजनीति सब कुछ यानी इन्हीं के अंडर में, पूरी पूरी तरह जो भारत था वो इन्हीं के अंडर में था, ठीक है। 24 ये डायरेक्टर हुआ करते थे कंपनी के। लेकिन 1853 के चार्टर के बाद में क्या हुआ था, इस एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है, 18 कर दी गई। एंड इसमें भी 18 में से भी इन्होंने क्या किया, 6 जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद अपनी तरफ से अपॉइंट करेगा। यानी ऐसा इस जो अधिनियम आया था, आउट ऑफ दीज 18, 6 will be appointed by क्राउन, ठीक है। यानी इन 18 में से भी बाद में 6 जो 6 मेंबर्स होंगे वो किनके द्वारा, क्राउन के बाद यानी ब्रिटिशर्स जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा, किंग के द्वारा, क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और बाकी के 12 जो बचेंगे वो कौन, कंपनी के। यानी देख रहे हो बिल्कुल संख्या आधी कर दी गई। 24 डायरेक्टर हुआ करते थे और इस समय पे आते आते क्या हुआ कि 12 रह गए थे, ठीक है। 18 थे जिनमें से 6 इनके खुद के थे और 12 कंपनी के बच गए थे। तो इससे हमें देखने को ये चीज मिलती है कि किस तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अपना रूल यानी यहाँ पे लाना चाह रही थी। ऐसा उनका इंटरेस्ट यहाँ पे हमें शो होता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो कंपनी को कम, उनका जो रूल था वो, उनका रोल जो है वो कम करना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए, इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से चेंजेस आए। सबसे पहला तो चेंजेस यही था कि इन्होंने ये चीज चेंज कर दी थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें,
एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको भी एक्सपेंड किया गया था। और उसमें क्या चीजें, देखिए स्टार्टिंग से ही जब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उस समय पे भी जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया कोलकाता में, ठीक है, ये पहला जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंडर में ये सब चीजें हुई थी। लेकिन उसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर में 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, लेकिन 1853 के बाद क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। वहीं देखेंगे कि इसमें सबसे पहले एक तो थी क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। एक तो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी बना दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम अब इंडिया में आ चुका, जिसमें एक तरफ तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले से ही थी, जिसमें क्या थे, गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है। ये थे पहले, ये तो थे ही पहले से ही, एक गवर्नर जनरल हो गए प्लस 4 उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए, ये चीजें तो पहले से ही। अब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी माना जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ चुका है। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या थे, 12 मेंबर्स थे, इसमें क्या थे, 12 मेंबर्स थे। और उन 12 मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूड थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो क्या हो गए, गवर्नर जनरल, एक क्या हो गए, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल हो गए, कमांडर इन चीफ हो गए। इसके बाद आते हैं कौन, ये 4 मेंबर, ठीक है, 4 एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। इसके बाद कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6 और बच गए हैं। इन 6 में से एक कौन हो गया, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट का 1 चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक हो गया रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये 1 2 6 7 8 मेंबर हो गए हैं। एक है गवर्नर जनरल, एक है कमांडर इन चीफ, एक 4 जो एग्जीक्यूटिव, यानी 5 तो ये पहले से ही थे, यही 5 हैं, ठीक है। 8 में से 3 ऐड क्या कर दिया गया, एक तो आपको कमांडर इन चीफ है, ये भी इसमें ऐड हो गए। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो भी इसमें ऐड हो गए। इसके बाद एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक जज। तो ये जो 3 है मेंबर ये ऐड हो गए, ठीक है। 5 पहले से ही थे, 3 ये हो गए। इसके अलावा बचते हैं 4 मेंबर और। अब वो 4 मेंबर कौन से थे, ये थे 4 रिप्रेजेंटेटिव, ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। अब देख रहे हो, ये हैं 12 मेंबर। इसमें क्या दिख रहा है हमें, एक तो गवर्नर जनरल पहले से ही थे, उनके 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, ये हमें पता ही है।
एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐड कर दिया गया, एक उनके जो नॉर्मल जो रेगुलर जज थे उनको ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कमांडर इन चीफ को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड कर दिया। उसके अलावा 4 रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, कहाँ को, एक तो बंगाल, एक बॉम्बे, एक मद्रास और एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो ये 4 मेंबर भी ऐड हो गए थे, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं, जो ये चीजें हुई थी, जो चेंजेस आए थे इस चार्टर एक्ट के जो दौरान जो चेंजेस आए थे, वो ये चेंजेस हैं, जिसमें एक तो ये चीज हो गई कि एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल हो गया, इसकी काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया, नई चीजें ऐड कर दी गई थी। यानी इसको माना जाता है इट was बिगिनिंग की स्पेलिंग ध्यान नहीं, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? ओके। इट वाज बिगिनिंग ऑफ किसकी? पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट वाज बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। यानी देखिए, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में कब आया, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और इसी यही जो एक्ट था, इसी में इट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज द फर्स्ट टाइम किसके लिए? लोकल गवर्नमेंट के लिए। इट वाज द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टाइम, it was the first time that local representation in India यानी जो इंडिया में जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, जो जो मैंने बताया आपको 4 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो किन के द्वारा? लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो सबसे पहले, यानी यही पहला टाइम था जब सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या थे, लाए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इट वाज द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया ऑन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट हो गए। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे उनको जो मेंबर्स की जो डायरेक्टर की, कंपनी डायरेक्टर की जो संख्या है उसको कम कर दिया गया, फिर कर दिया गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ले आए, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी ऐड कर दिया गया इसमें, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ऐड कर सकती है, भेज सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हुई? मेजर पॉइंट तीसरा, ओपन कंपटीशन सिस्टम। कोर्ट सिविल सर्विसेज, ठीक है। ओपन कंपटीशन सिस्टम यहीं पे आया था। देखिए, इससे पहले वाले एक्ट में 1833 का जब आया, उस समय भी ये डिमांड यानी ये मांग उठी थी कि जो ओपन सिस्टम है यानी ओपन कंपटीशन करवाया जाए सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। लेकिन उस समय पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। तो जब एक्शन लिया गया वो किस समय पे? 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये लाई गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि इंडियन रिप्रेजेंट यानी इंडियंस को भी
Indians were allowed to participate. यानी इंडियंस को भी इसमें क्या है, इस कंपटीशन में, जो सिविल सर्विसेज के लिए जो कंपटीशन थे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया इंडियंस को भी, ठीक है। और इट वॉज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय लॉर्ड मैक्यूले। यानी इससे पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एक्शन में एग्जीक्यूट किया गया किन के द्वारा, लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा सबसे पहले जो है ये स्टार्ट किया गया था ओपन कंपटीशन, ठीक है। और अपॉइंटमेंट्स वर डन ऑन मेरिट बेस, ठीक है। मेरिट के बेस पे जो है अपॉइंटमेंट्स दी गई थी, ठीक है। तो ये था ओपन कंपटीशन जो कि लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा आया था, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा। और इसमें क्या है, यानी सबसे यानी मेरिट के बेस पे जो है सिविल सर्विसेज में अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, ये वाला चेंजेस हो गया एक। इसके बाद और क्या क्या चेंजेस हुए, इसके अलावा देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, देखा जाए तो जो अलग अलग मांगे सबसे पहले इनके सामने मांगे रखी गई कि भाई जो मोनोपोली है 1813 के चार्टर एक्ट में जो हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये डिमांड होने लग गई थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, बाकी कंपनीज क्यों नहीं वहां पे जाके ट्रेड कर सकती। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यानी क्राउन ने ये क्या है उस समय पे जो इनकी मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया था, यानी कोई भी ब्रिटिशर्स की यूरोपियन जो कोई भी कंपनी है वो यहाँ पे आके, इंग्लिश कंपनी है वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकती है, ठीक है। चलो ये चीज भी सुन ली। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मांग रखी कि भाई उनकी संख्या है वो कम कर दी जाए, उनकी संख्या यानी उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनका रोल है थोड़ा कम कर दिया जाए। तो चलो ये चीज भी हो गई। उन्होंने क्या है कि चलो कोई नहीं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज देते हैं, तो हम तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। इसके बाद मांग क्या रखी गई कि भाई इंडिया का गवर्नर जनरल अलग होना चाहिए और बंगाल का अलग होना चाहिए, ठीक है। एक मांग ये भी आती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही आता है आपका फोर्थ, कि जो इंडिया और जो बंगाल थी उनकी दिस एक्ट प्रोवाइड, फोर्थ आता है ये पॉइंट, appointment of this act provide appointment of separate governor general, separate governor for बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। इस एक्ट में ये भी ये जो कि बंगाल के लिए अलग गवर्नर होना चाहिए, इंडिया के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग होना चाहिए, ये भी इसी में यानी चार्टर एक्ट 1853 के अंडर में ही ये चीजें इंक्लूड हुई थी, ठीक है। इसके अलावा चलिए ये चार मेजर पॉइंट हैं, इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स आते हैं। अदर फीचर्स कौन से थे वो देख लेते हैं अब। ये चार तो मैंने मेजर पॉइंट बता दिए, इसके अलावा कुछ अलग फीचर्स थे। सबसे पहले तो कि ये क्या था, लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है। लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद क्या था
क्योंकि ये सबसे पहले 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट ही तो था, उसके बाद 57 में तो क्रांति आ गई थी, उसके बाद क्राउन का रूल आ गया, तो यही लास्ट चार्टर एक्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है। एंड दूसरी, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल ठीक है, इन्होंने क्या किया, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल, ठीक है, कंपनी का रूल है वो एक्सटेंड हो गया था, ऑलमोस्ट पूरे भारत को एक कवर करते जा रहे थे, ठीक है, लेकिन बट इनके साथ क्या है, एक छोटा सा मजाक हो गया था, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे अब क्या किया था, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई extended the company rule but it did not specifies the time period, यानी कितने टाइम के लिए, did not specify any particular period, यानी किसी टाइम के लिए। उससे पहले क्या 20-20 साल के लिए चार्टर आते थे, 15-15 साल के लिए, एक तरीके से चार्टर अनुमति ही तो थी कि हम अगले 20 साल के लिए और वहां पे व्यापार कर सके, ठीक है, लेकिन ये जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या था, इनको कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि आप अगले 20 साल तक भी वहां पे राज कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अब जो ब्रिटिश क्राउन है यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अब वो ओवरटेक करने के लिए तैयार है, इसलिए इनको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि भाई तुम अगले 20 साल तक भी तुम ही चलाओ, ठीक है। तो कंपनी का रूल एक्सटेंड हुआ, लेकिन इससे कंपनी को भी मतलब ये चीजें साफ दिख रही थी कि अब कंपनी को बाहर निकाला जाएगा और ब्रिटिश क्राउन आ जाएगा, ठीक है, यानी अब भारत पे एक शैतान तो निकला, दूसरा शैतान, उससे भी शैतान का भी बाप यहाँ पे आने वाला है, तो ये चीजें साफ दिख रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से तो आजादी मिल गई, लेकिन क्राउन आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें हुई थी, इनको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई कि इस टाइम तक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन थी, दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन कि अब कंपनी है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है, ठीक है। तो ये चेंजेस आए थे, ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे इसके। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी ने दिवाली के लिए आप सबके लिए, दिवाली की इस मौके पर आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आप सबके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है सभी हरियाणा स्टेट एग्जाम के सब्सक्रिप्शन पे। बस आपको क्रैक इट 20, ये जो कोड लिखा हुआ है मैंने, नोट कर लीजिएगा, क्रैक इट 20 ये कोड यूज करेंगे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 3499 में, 6 मंथ का आपको 2999 में, ठीक है। तो जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए, 14 नवंबर तक आपका ये ऑफर वैलिड रहेगा, ठीक है, 14 नवंबर तक। तो जल्दी से जल्दी जाके इसमें एनरोल कर लीजिए, सभी आपके जो प्लस के बैचेज हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंजॉय योर डे, चलिए, ओके, बाय बाय।